डोडो टीवी। मुझे अच्छे से याद है, बात शनिवार की है। ठंड का मौसम था और घना कोहरा था। हर बार की तरह मुझे शनिवार को भी रात के 8 बज गए। 8 बजते क्यों नहीं, क्योंकि मैं ऑफिस का सबसे बड़ा अधिकारी था। सारा काम मुझे ही देखना पड़ता था। सारी फाइलें, सारा ऑफिस बंद करके जा पाता था। आज तो मुझे हाट से होते हुए सब्जी भी लेने जाना था। वहीं पास में एक मछली बाजार था। मैंने सोचा ठीक है, आज मछली ले लेते हैं। मछली ताजी है या बासी, इसे देखने में थोड़ा टाइम लग गया। मुझे वहीं रास्ते में ही 9 बज गए। घर पर सभी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि आज जंगल के रास्ते से जाते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। तो मैंने स्कूटर जंगल के रास्ते घुमा दिया और अपनी स्कूटी बहुत ही तेज स्पीड में भगाई। तभी मुझे अचानक से ब्रेक लगानी पड़ी और मैंने देखा कि मेरे सामने एक औरत रो रही है। मैंने सोचा किसी मजदूर की औरत होगी, लड़ाई करके घर से जंगल में भाग आई है। मैंने उससे पूछा, कहाँ जा रही हो, उस जंगल में कैसे घूम रही हो? ये जंगल जानवर और हिंसक पशुओं से भरा हुआ है, जाओ अपने घर चली जाओ। उसने कुछ नहीं कहा। जोर जोर से रोने लगी। उसकी सिसकियां पूरे जंगल में गूंज रही थी। फिर मैंने कहा, तुम्हारा घर कहाँ है, मैं छोड़ देता हूं। तब भी उसने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा ठीक है, तुम मेरे पीछे स्कूटर पर बैठ जाओ, मेरे घर चलो। आज खाना बना देना, रात भर वहीं पे रहना, खाना खाना और सुबह अपने घर चली जाना। उसने हाँ में सर हिला दिया और वो मेरे स्कूटर के पिछले वाली सीट पर बैठ गई। सभी लोग मेरी राह देख रहे थे। मैं घर पहुंचा। इतनी देर कैसे कर दी? कितनी ठंड है, कितना घना कोहरा है। इतनी बार काश शाम होते आ जाए कर। आज तो ऑफिस में ही देर हो गई। आज तो शनिवार था। सभी उस औरत को देखकर पूछ पड़े, ये औरत कौन है? ये औरत जंगल में मिली थी, रो रही थी, इसलिए मैं घर ले आया। जंगल में कहाँ भटकती, यहाँ पर रहेगी, कल सुबह होते अपने घर चली जाएगी। ठीक है, पूरा सामान उठा, सब्जी का थैला ले और रसोई घर में जाके खाना बना दे। वो घूंघट डाले हुए मेरी माँ के पीछे जाती है। किसी ने उसका मुंह नहीं देख पाया। जल्दी खाना बना दे, सबको भूख लगी है। और माँ वहां से चली गई। कौन औरत है? कोई चोर तो नहीं है जो खाना बनाते हुए बर्तन चोरी कर ले, रात में कुछ चीजें उठा ले जाए? माँ उसके आसपास ही घूमती है। उसका चेहरा भी तो देखना है। माँ कुछ देर बाद रसोई घर में फिर से गई और जो देखा कि वो अभी भी मछली ही निकाल रही है, जोर से चिल्लाते हुए कहा, यहाँ सब खाने का इंतजार कर रहे हैं और तुम अभी मछली निकाल रही हो। खाना क्या सुबह बनाएगी?
यहाँ भूखे पेट जान निकल रही है। जल्दी से खाना बनाने की तैयारी कर, मैं आग सुलगा देती हूँ। माँ ने जाकर चूल्हे में आग सुलगा दी और उसका चेहरा देखना चाहा, फिर भी उसका चेहरा नहीं देख पाया क्योंकि उसने घूंघट और पीछे कर लिया। माँ ने सोचा कि अनजान औरत है, शायद डर रही हो। माँ वहां से निकल आई। माँ को कोई अनहोनी घटना होने की आशंका लग रही थी। माँ कभी अपने कमरे, बच्चों के कमरे और कभी बाहर देख रही थी। 1 मिनट भी नहीं बैठ पाई। 10 मिनट के बाद माँ फिर से रसोई में गई और जो देखा, माँ की आंखें फटी रह गईं। उसका चेहरा बहुत ही भयानक है और वो कच्ची मछली दोनों हाथों से उठाकर खा रही थी। वो एक डायन थी। रसोई में खून फैला था। उसके नाखून बड़े बड़े थे। आग से देखकर डर जाती है और न अंदर जा पाती है न बाहर आ पाती है। सोचती है, अब क्या करूं? चिल्लाए तो पता नहीं अनजाने में क्या हो जाए। इस चुड़ैल से कैसे बचा जाए? चुड़ैल खाने में व्यस्त थी। इतने में माँ चूल्हे के पास गई और कुछ कोयला उठा लिया और चुड़ैल के ऊपर फेंक दिया। चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगी और डरावनी आवाज निकालने लगी। चुड़ैल पूरी रसोई में दौड़ रही थी और माँ को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी सब लोग आ गए, उसे चारों से घेर लिया। चुड़ैल सभी को देखकर डर गई और धक्का देती हुई जंगल की ओर भाग गई। सभी लोग ये मंजर देखकर डरे सहमे खड़े थे और मन ही मन माताजी की हिम्मत को दाद दे रहे थे। बीए की परीक्षा शुरू होने वाली थी। रजनी पढ़ाई को सीरियसली लेती थी। उसके पेरेंट्स भी अपनी बच्ची को पूरा सपोर्ट करते थे। एग्जाम के समय रजनी ज्यादा से ज्यादा समय लाइब्रेरी में देती थी, लेकिन वो हमेशा अपनी माँ को फोन पर बता देती थी। एक दिन अपनी सहेली कीर्ति के साथ पढ़ाई में रजनी इतना मशगूल हो गई, समय का ध्यान ही न रहा। जब घड़ी देखी तो रात के 9 बज गए थे। कीर्ति, ये क्या? मम्मी बहुत डांटेगी। ना ही फोन किया, ना ही किसी को बुलाया। हाँ यार, मुझे भी बहुत डांट पड़ेगी। इतनी रात को गाड़ियाँ भी नहीं मिलती हैं, सड़क सुनसान रहती है। मेरे पापा तो और गुस्सा करेंगे। वह तो मुझे लाइब्रेरी में रुकने से ही मना करते हैं। चल यार, जो होगा सो होगा। पहले घर तो पहुंच जा सही सलामत। मुझे बहुत घबराहट हो रही है और डर भी लग रहा है। फिर दोनों अपने अपने बैग समेटे और जल्दी जल्दी घर के लिए निकल गए। दोनों के रास्ते एक दूसरे के अपोजिट थे। इतनी जल्दबाजी थी कि अपने घर वालों को बिना फोन किए तेज कदमों से घर के रास्ते पर चल दिए। जनवरी की ठंडी अंधेरी रात का सन्नाटा और रास्ता भी बिल्कुल खाली खाली। रजनी सोचती हुई कि घर में डांट पड़ेगी, उसने इधर उधर देखा। एक ऑटो रिक्शा भी नहीं मिला। उसके कदम घबराहट में स्प्रिंग की तरह चल रहे थे। लगभग 10 मिनट चलने के बाद रजनी को लगा कि मुझे कोई फॉलो कर रहा है। वो आगे पीछे देखते हुए और तेज चलने लगी। अचानक वो पीछा करने वाला शख्स सामने आकर रास्ता रोककर खड़ा हो गया। वो शख्स कोई और नहीं, रजनी का बॉयफ्रेंड अनूप था। तुम इस समय मुझे ऐसे बुरी तरह से डरा रहे थे। मैं पहले से ही इतनी घबराई हुई हूँ और तुम मुझे मार ही डालोगे। ऐसा मजाक होता है क्या? अरे तुम तो सचमुच ही डर गई। मैं तो मजाक कर रहा था। फिर अनूप के साथ होकर रजनी का डर और घबराहट कम हो गया। रिलैक्स होकर दोनों बात करते हुए साथ चलने लगे।
आज तो हद ही हो गई, समय का पता ही नहीं चला। तुम नहीं मिलते तो मैं डर से घर पहुंचने के पहले ही मर जाती। मैंने तुम्हें घर से आते हुए भी देखा था और तुम्हारे लौटने का इंतजार भी कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इतनी देर से लौटोगी भाई। मैंने जब तुम्हें इस समय देखा तो मुझे थोड़ी शरारत सूझी। कैसा लगा? अनूप बस भी करो, ऐसा मजाक फिर कभी मत करना, नहीं तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। अच्छा खैर छोड़ो, जब देर हो ही गई है तो चलो पिक्चर देखने चलते। नहीं नहीं, पहले ही डांट सुनने का काम कर चुकी हूँ, और नहीं। अरे कोई बहाना बना दो ना, जैसे कि कीर्ति के यहाँ एग्जाम की कोई खास तैयारी करने के लिए रात में पढ़ने जा रही हो, आज सुबह स्कूल के बाद सीधा घर आ जाऊंगी, ऐसा कुछ बोल दो। माँ, मैं आज कीर्ति के यहाँ आ गई हूँ, हम दोनों एक सब्जेक्ट की पढ़ाई साथ में कर लेंगे और तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। माँ, जाना ही था तो पहले बता देती, मैं और पापा कितने परेशान थे। पढ़ाई ही करना है तो कोई बात नहीं, मन से पढ़ाई करना। ठीक है माँ। कहकर उसने फोन काट दिया। अनूप बहुत खुश हो गया। दोनों नाइट शो देखने जाते हैं। पिक्चर शो में खूब मस्ती करते हैं। दोनों काफी खुश थे और खाना खाकर देर रात लौटते हैं। अब हम दोनों इतनी रात को कहाँ जाएंगे? ये बड़ी अजीब स्थिति हो गई है। रात गुजारनी एक समस्या हो गई है। क्या प्रॉब्लम है? तुम मेरे घर चलो ना, वो भी तो तुम्हारा ही घर है। इस बात से रजनी को भरोसा हो गया कि अनूप उसे कुछ नहीं होने देगा। तुम्हारे घर पर कौन कौन है? हम इतनी रात को कहाँ से आ रहे हैं? अंकल आंटी पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? मम्मी और पापा है, बता देंगे कि तुम्हें लाइब्रेरी में देर हो गई, घर जाने के लिए गाड़ी नहीं मिल रही थी और इसीलिए अपने घर ले आया, बस। रजनी आश्वस्त होकर अनूप के साथ उसके घर चल दी। थोड़ी देर चलने के बाद अनूप का घर आ गया। अनूप मेन दरवाजा ना खुलवाकर घर के पीछे से घर में घुसता है और छुपकर तहखाने में उसे ले जाता है। ये क्या? तुम तो अपने माता पिता से मिलवाने वाले थे, अब इस तरह छुपकर? तुम पर विश्वास करके मैंने अपनी मम्मी से झूठ बोल दिया और तुम मुझे यहाँ लेकर आ गए। अनूप को लगा कि कहीं बात ना बिगड़ जाए। बड़े प्यार से रजनी को समझाते हुए, देखो रजनी, अचानक मैं तुम्हें अपने मम्मी पापा के सामने ले जाता तो वो दोनों कैसे रिएक्ट करते, पता नहीं, वो गुस्सा भी कर सकते थे ना। शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो हम दोनों ही परेशान हो जाते। हम इतने अच्छे मूड में आए हैं ना। शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। थोड़ी देर दोनों बात करते हैं। रजनी को नींद आने लगती है, लेकिन कबाड़ वाली जगह में वो कंफर्टेबल नहीं थी। इतनी देर में बातें भी खत्म हो गईं, लेकिन अनूप के अंदर धूर्तता मचल रही थी। रजनी को अलसाता देख उसके करीब जाकर गलत तरीके से वो छूने लगता है। अनूप, तुम मुझे झूठ बोलकर यहाँ ले आए और अब यहाँ इस तरह बदतमीजी? क्यों हमारे प्यार को कलंकित कर रहे हो? तुम्हारा प्यार यही है? प्लीज मुझसे दूर रहो। सती सावित्री हो तुम? तुम्हें अपने घर ले जाता, घर वालों से मिलवाता, उन्हें क्या कहता? तुम किसी के साथ इतनी रात को पिक्चर देखती हो, तो किसी के घर चली जाती हो? अनूप प्लीज मेरे साथ ऐसा ना करो, मैंने तुम पर विश्वास किया और तुम मुझे इस तरह परेशान करोगे? तुम और विश्वास, ऐसी बातें तुम पर लागू नहीं होती। तुम जैसी लड़कियां कभी किसी के विश्वास के लायक नहीं होती। उसने और करीब जाकर उससे जबरदस्ती की। रजनी खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागती है, लेकिन खुद को बचा नहीं पाती और तहखाने में रखी हुई कबाड़ की छड़ें उसकी पीठ पर होती हुई छाती से बाहर निकल जाती हैं और वो शांत हो जाती है। ये क्या हो गया? अब क्या करूं? ये तो बड़ी मुसीबत बन गई। वो इधर उधर देखता है। उसे एक पुराना बैग कबाड़ में दिखता है। रजनी के खून से लथपथ शरीर को वो उसमें डालकर पैक कर देता है। बाहर निकलकर इधर उधर देखता है
और बैग को खींचता हुआ दूर तक ले जाता है। दूर झाड़ियों वाले एरिया में ले जाकर एक खाई में बैग को फेंक देता है और उस खाई में सूखी झाड़ियां पत्ते डालकर ढक देता है। अपने खून लगे हाथ को भी सूखे पत्तों से पोंछकर वहां से निश्चिंत होकर वापस घर की ओर चल देता है। एक हफ्ते तक वो डर के मारे घर से ही नहीं निकलता और जब घर वालों को पता ही नहीं चल पाया कि उनकी बेटी गई तो आखिर गई कहां, क्योंकि कीर्ति के घर तो वो गई नहीं थी। कुछ दिनों बाद शाम के वक्त वो उस जगह का मुआयना लेने जाते हैं जहां उसने वो बैग फेंका था। वहां कुछ लोग खड़े थे। सुनो ध्यान से, आवाजें आ रही है ना? नहीं मत सुनो, जो लोग ये आवाजें सुन लेते ना उन्हें भूतनी मार देती है। हाँ हाँ, मुझे धोखा दिया, तुम धोखेबाज हो, ये कहकर उस भूत ने 4-5 लोगों को मार दिया है। किसी ने उस बेचारी के साथ धोखा किया होगा, तभी तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही। अनूप जैसे ही वहां पास गया, उसके कानों में जोर से आवाजें गूंजने लगी। मुझे धोखा दिया, तुम धोखेबाज हो। वो डर कर वहां से भागने लगता है। तभी उसके पास आकर एक कार रुकी और आगे का गेट खोला और एक सुंदर सी लड़की ने सीट ऑफर की। उस लड़की को देखते ही अनूप गाड़ी में बैठ जाता है। जान बची। क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? अनूप ने उस लड़की की तरफ देखा। हेलो, एक गई दूसरी इससे अच्छी मिल गई। आपका नाम क्या है? कहाँ रहती हो? क्या करती हो? मैं यहीं की रहने वाली हूँ। ये कहते हुए उसकी आवाज बदलने लगती है और देखते ही देखते उस लड़की के चेहरे में रजनी दिखने लगी। वो बहुत खौफनाक नजारा था। अनूप चिल्लाने लगा और गाड़ी रोकने को बोला। गाड़ी रुकी, लेकिन गेट खुला ही नहीं। अनूप हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, प्लीज मुझे माफ कर दो रजनी। तुमने मुझे और मेरे विश्वास को तोड़ा है। इतना बड़ा धोखा जो तुमने मुझे दिया है और मैं तुम्हें माफ कर दूं? माफ कर भी देती, लेकिन तुम्हें यदि छोड़ भी दूंगी तो मेरे माता पिता को जो सहना पड़ रहा है और मुझे लेकर जो तुमने सब कहा, वह सब कैसे भूल जाऊं? लोग मेरे बारे में क्या क्या कह रहे हैं तुम्हें पता है? इतना कहकर उस पर झपट पड़ती है और उसे मार देती है। एक टाउन में टैक्सी ड्राइवर का बड़ा सा ग्रुप रहता था। अलग अलग स्टेट से लोग रोजी रोटी के लिए अपनी फैमिली और उनके भविष्य के सपने लेकर वहां आते थे। धीरे धीरे किसी संगठन से जुड़कर भाईचारे के साथ एक परिवार की तरह जीवन यापन करते थे। एक बार सुदीप नाम का एक ड्राइवर कुछ दबंगों से रोड पर झगड़े में फंस गया। मारपीट के बीच थाने जाने की नौबत आ गई। तभी हरीश सामने आया और बात को संभाल कर मामले को वहीं रफा दफा कर दिया। मैं तो नया नया आया हूँ भाई, मुझे तो यहाँ का तौर तरीका कुछ नहीं पता। आपने मुझे बचा लिया, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूँ? अरे यहाँ पर कमाने खाने के लिए सब नए आते हैं। अगर हम एक दूसरे के काम ना आए तो कौन आएगा? शुक्रिया की जरूरत नहीं है। कभी जरूरत हो तो अक्सर कहना। इस प्रदेश में हम सभी एक दूसरे का परिवार हैं। तब से दोनों पक्के दोस्त बन गए। वो हमेशा एक दूसरे से मिल लेते थे और अगर नहीं मिल पाते तो फोन पर ही बात करते थे। एक बार हरीश इतना बिजी हो गया कि हफ्तों तक सुदीप से ना मिला, ना बात कर पाया। एक रात पैसेंजर को उसके घर छोड़कर लौटने लगा तो दोस्त सुदीप की याद आई। सोचा बहुत दिन हो गए, बात कर लेता हूँ। इसी बहाने ये सुनसान रास्ता भी कट जाएगा। फैमिली तो है नहीं, दोस्त के पास ही चलते हैं, साथ में बढ़िया खाना खाएंगे और रात में बातें करते करते सो जाएंगे। सुदीप कहाँ हो? अरे हरीश भाई, मैं घर पर ही हूँ। ऐसा लग रहा है जमाने के बाद तुमसे बात हो रही है। हाँ, एक काम करो, आप इधर ही आ जाओ, खाना बना रहा हूँ, दोनों मिलकर खाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। हाँ हाँ भाई, मैं आ रहा हूँ। वो मेला लगा हुआ है ना, खूब पैसेंजर मिल रहे थे। आमदनी के चक्कर में बहुत थक गया हूँ दोस्त, नींद भी नहीं हुई ढंग से। आप हो कहाँ? इतनी देर लगेगी आने में? क्या क्या खाओगे बता दो, आपकी पसंद का ही बना के रखूंगा। मैं अभी बता रहा हूँ, रुक जाओ। पुरानी हवेली वाली पहाड़ी के रास्ते पर हो, 1 घंटा लग जाएगा बस। अरे आप इतनी रात को उस रास्ते पे कैसे चले गए भाई? है तो इतना परेशान क्यों रहे हो?
क्या है इस रास्ते पे? अरे पहले ही बहुत बार आया हूँ, लेकिन आज दिन में आया हूँ। दिन में तो कोई बात नहीं है यार, दिन में तो काफी गाड़ियां आती जाती रहती हैं। हवेली के पर्यटकों की वजह से भीड़ भाड़ भी रहती है। रात में सुनसान रास्ता होता है भैया, बड़ी खतरनाक है। कैसे बताऊं आपको, सेफ आ जाओ आप। बोल दो भाई, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? बात क्या है? नहीं भैया, आपको नहीं पता, दोनों तेजी से गाड़ी चलाकर भगो वहां से। उस रास्ते पे 2 सिर वाली चुड़ैल रहती है, इतने लोगों को मार चुकी है। जिन लोगों को पता है ना, वो लोग रात में रास्ते पे आना जाना बंदी कर चुकी है। क्या भाई, तुम कौन से जमाने में जी रहे हो? बिल्कुल टेंशन मत लो है, तुम बस खाना बनाओ और सही सलामत तुम्हारे पास अभी आ 1 घंटे। हरीश फोन रखकर सोचता है कि क्या सचमुच भूत या चुड़ैल जैसी कोई चीज होती है। तभी तेज हवाएं चलने लगती हैं और एक महिला उसकी गाड़ी के ठीक सामने आ जाती है। मैडम, ऐसे अचानक सामने कैसे आ गई आप? कुछ हो जाता तो? माफ करना भैया, कुछ हुआ नहीं ना, अब चलो। और वो औरत पीछे से सीट का दरवाजा खोलकर सुकून से बैठ जाती है। मैडम, आप कौन हैं और बिना पूछे गाड़ी में कैसे बैठ गई? आप प्लीज उतर जाइए। प्लीज भैया, मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ देना, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। मेरा ड्राइवर मैकेनिक लेने गया है, लेकिन पहले ही काफी देर हो गई है और रात भी। फिर वो महिला आंखें बंद कर लेती है, सीट पर बैठे बैठे कुछ बड़बड़ाने लगती है। मैडम, आप डर जाइए। पर वो महिला उसकी बातों को अनसुना कर देती है। अब हरीश को डर लगने लगता है, पसीने आने लगते हैं। दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आता। वो गाड़ी तेज स्पीड से भगाता है। कुछ दूरी के बाद रोड के किनारे खड़े एक बुजुर्ग ने हाथ दिया। कहां तक जाना है? एयरपोर्ट जाना है। खुश होकर उसे अगली सीट पर बिठा लेता है और मन में सोचता है, चलो कोई तो मिला, ये महाशय सही वक्त पर आ गए, नहीं तो डर के मारे मेरी तो जान ही निकल जाती। वो बुजुर्ग बार बार उस औरत को देख ही रहे थे। उसे देखकर उन्हें भी डर लग रहा था। हरीश से पूछते हैं, ये ड्राइवर, ये औरत कौन है? सर, जब से गाड़ी में बैठी है तब से आंखें बंद किए हुए, मुझे अजीब लग रहा है। मैंने तो उतर जाने के लिए भी कहा था, पर बोली प्लीज एयरपोर्ट छोड़ दो भैया, बहुत देर हो गई है। 1 मिनट तुम गाड़ी रोको, मैं बात करता हूँ। उस औरत से हरीश को डर तो लग ही रहा था। उसने गाड़ी रोक दी। वो शख्स गेट खोलकर पिछली सीट पर महिला के साथ ही बैठ जाता है और महिला के कान में कुछ कहता है। वो महिला जो आंखें बंद किए हुई थी, चौंक कर अचानक आंखें खोलती है, लगभग चिल्लाते हुए, भैया रोक दो गाड़ी, मैं यहीं उतर जाऊंगी जहाँ मेरा ड्राइवर आ जाएगा। पक्का मैडम, उतार दूं यहीं? हाँ हाँ भैया, मैं मैनेज कर लूंगी, मुझे यहीं उतार दो। ये सुनकर हरीश ने गाड़ी रोक दी और वो औरत उतरकर वहां से चली गई। सर, आपने ऐसा क्या कह दिया मैडम से? वो इस तरह हड़बड़ा गई और उतरी गई कि मैंने पहले भी उतरने के लिए कहा था। कुछ देर सन्नाटा हो जाता है। उस अंधेरी रात में हरीश के लिए सन्नाटा भयभीत करने वाला था। सर, आप चुप क्यों गए? ऐसा क्या आपने मैडम को कह दिया था, बताइए ना। ऐसा कहते हुए हरीश ने पीछे मुड़कर देखा। तुम चली जाओ, वरना तुम्हें भी इसके साथ मार दूंगी, तुम्हारा भी खून पी जाऊंगी। और उसका मंत्र दोनों चले गए, अब तुम्हें कौन बचाएगा? और फिर उस बुजुर्ग की शक्ल बदलने लगी। उस
उसके दांत राक्षस जैसे लंबे होने लगते हैं, बाल बुरी तरह बिखर जाते हैं। उसके लंबे नाखून थे, हाथ खून से सने हुए थे। पहले एक विकृत चेहरा बना, फिर तुरंत उसी तरह से उसे लगा दूसरा चेहरा, और दोनों के सिर पर बाल पहले से ज्यादा बड़े हो गए। तब सचमुच 2 सिर वाली चुड़ैल हरीश के सामने आ गई। हरीश की खिग्गी बन गई, वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वो चुड़ैल उड़कर पीछे की सीट से आगे की सीट पर आ जाती है। उसके आगे आते ही गाड़ी के ब्रेक लग जाते हैं। जब से मैंने एक लड़की पर दया करके उसे छोड़ दिया, तब से मुझे एक भी जन का शिकार नहीं मिला। उसी ने जाकर सबको मेरे बारे में बता दिया होगा। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। पागल है क्या? अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो मैं भूखी मर जाऊंगी। ऐसा कहते हुए उसकी जीभ लपलपा रही थी। हरीश को ऊपर से नीचे तक ऐसे निहार रही थी मानो कब से उसने कोई हष्ट पुष्ट इंसान न खाया हो और उसे निगलने के लिए आतुर हो रही थी। देखो, इस जंगल में बहुत से जानवर हैं, थोड़े खा लो, कहो तुम्हें पकड़ के ला देता हूँ, पर मुझे छोड़ दो। जानवरों के शिकार से मुझे ताकत नहीं मिलती और इससे इंसानों में मेरा डर भी नहीं रहता। ये मेरा इलाका है, यहाँ जो आएगा वो मेरा शिकार तो बनेगा। ऐसा कहते हुए चुड़ैल हरीश को पकड़कर गाड़ी से बाहर निकल आती है। बोनट पर पटक पटक के उसकी गर्दन पर अपने बड़े बड़े दांत गढ़ा देती है। और अब मांस खाने और खून पीने का तो बहुत ही भयावह दृश्य सामने था। सुदीप दोस्त के लिए आशंकित था। सुबह जब गाड़ियां आने जाने लगी तब सुदीप अपनी गाड़ी से वहां पहुंचा। पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी। हरीश की डेड बॉडी के नाम पर वहां सिर्फ कुछ हड्डियां ही पड़ी थी, जहां तहां खून के दाग और निशान। गाड़ी से हरीश का लाइसेंस मिल गया था। चुड़ैल ने तो अपना काम कर दिया। भाई जब पहले से पता है कि इस एरिया में नहीं आना है, फिर भी हीरो बनने के लिए पता नहीं क्यों चले आते लोग। लोगों की भलाई के लिए पुलिस ने उस रोड को पूरी तरह से सील कर दिया।